नमस्कार। जगत का सामना न्यूज़ से कमल किशोर। आज हम बात करेंगे आपसे। आज 7 अगस्त के दिन हमारे देश में एक बहुत ही सदियों से पिछड़ा समाज, ओबीसी समाज जिसे कहते हैं पिछड़ा वर्ग समाज को एक संवैधानिक कानूनन एक अधिकार मिला था, जिसे मंडल आयोग की रिपोर्ट कहते हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट बीपी मंडल जी ने 1978 में उन्होंने देखा कि 1978 में देश आज़ाद हो गया, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग का वह समाज था, वह लोग थे, जैसे नाई था। जो नाई समाज, उसके पास कुछ ऐसे गरीब लोग थे जिनके पास कैंची थी। कैंची के अलावा एक उनके पास झोपड़ा फूस का था, उसके अलावा कुछ नहीं था, ना खेत और ना दुकान और ना मकान। कुम्हार समाज के लोग थे, उनके पास भी चाक था। तालाब, दूसरे के तालाब से मिट्टी लाते थे और बर्तन बनाकर बेचकर, किसी ने पैसे दे दिए तो ठीक है, और नहीं दिए, अगर डांट फटकार दिया, मार पीट दिया, तो भी आंसू पहुँच के बैठ जाते। ऐसे ही यादव समाज था। यादव समाज के भी कुछ लोग इतने गरीब थे, अभी भी गरीब हैं, लेकिन उन लोगों के पास किसी का भैंस का बच्चा ले लिया, उसको खिला पिला के बड़ा किया, जंगलों में चराया, दूध देने लगा, तो उसका घी बेच के अपना गुजारा करते थे जंगलों में चराकर। ऐसे ही सभी जातियां पिछड़ा वर्ग की, जिनके पास खेत नहीं थे या कोई अच्छी आमदनी का साधन नहीं था, आज़ादी के समय उनके आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसे के तस था। उन्होंने देखा, बीपी मंडल जी ने, कि आज देश का संविधान लागू हुए 28 वर्ष हो गए हैं और हमारे समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं है। ना नौकरियां मिल रही हैं, ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, जैसे के तैसे ही हैं पहले, कोई आज़ादी का कोई लाभ नहीं। तो उन्होंने एक समाज के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने एक आयोग का गठन किया, और उस आयोग को वह पूरा कंप्लीट हो पाया 1980 में। दुर्भाग्यवश देखिए, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने वो लागू ही नहीं किया। अब ये लोग बीएन मंडल की उस पर अपना सरकार से विनती करते रहे, मांग करते रहे, धरने पे बैठते रहे। जब धरने पे बैठे तो कांसीराम साहब भी उस समय धरने पे बैठे थे और उनकी डिमांड थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया था। उनके प्रधानमंत्री जो भी हुए थे, उन्होंने खुद ही ले लिया भारत रत्न और बाबा साहब को नहीं दिया, जिन्होंने बस भारत का संविधान बनाया। ये हमारे देश के महापुरुषों के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात रही है। एससी समाज का भी रिजर्वेशन लागू हो गया था, लेकिन एससी समाज को भी कांग्रेस ने उनके रिजर्वेशन के हिसाब से नौकरियां नहीं दी।
लेकिन उस समय रक्षा मंत्री थे वीपी सिंह जी, कांग्रेस की सरकार में। उन्होंने देखा कि तोपों की घोटाले, बोफोर्स तोपें मंगाई गई, उन पे उनके उसमें तो घोटाला हुआ, तो उसको बोफोर्स घोटाला एक दिया, नाम दिया, जिसमें हवाला बोफोर्स का घोटाला, तो वो उन्होंने उजागर किया और देखा कि कांग्रेस ने तो बहुत गड़बड़ी किया और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो फिर जनता पूरी खिलाफत हो गई। इस समय छोटे छोटे ग्रुप, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस के खिलाफ हुई, और भी छोटे छोटे दल मिलके, जनता दल मिलके उन्होंने जनता दल पार्टी को समर्थन दिया और जनता दल की सरकार बनी। बहुजन समाज पार्टी की 3 सीटें जीत के आई सांसद की, और 13 विधायक जीत के आए। वीपी सिंह ने कहा कि आप हमें समर्थन दो और सरकार में शामिल हो जाओ। मानवर साहब कांसीराम ने कहा कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाहर से समर्थन दे देंगे। समर्थन तो दे देंगे, लेकिन हमारी 3 शर्तें। मानवर साहब कांसीराम जी ने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दो। दूसरी शर्त ये थी कि जो बहुजन समाज के लोग थे, पिछड़ा वर्ग के लोग थे, उनका रिजर्वेशन नहीं दे रही थी कांग्रेस पार्टी, वो मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करो। दूसरी शर्त ये थी, आप लागू करोगे तो हम आपको समर्थन देंगे। जो पिछड़ा वर्ग है उसको, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। और तीसरी शर्त ये थी कि जो पिछड़ा वर्ग के छत्रपति साहू जी महाराज थे, छत्रपति साहू जी महाराज थे, उनके नाम की जो कानपुर यूनिवर्सिटी है उसका नाम छत्रपति साहू जी महाराज रखिए। वीपी सिंह ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम मानते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत थी प्रधानमंत्री बनने की। उन्होंने कहा मान लेते, लेकिन 1 वर्ष हो गया, उन्होंने लागू नहीं किया था। लेकिन फिर देखा कि 1 वर्ष हो गया, आपने लागू नहीं किया। फिर जितने भी बहुजन समाज के लीडर थे, जो एससी समाज के थे और पिछड़ा वर्ग के जितने भी सांसद थे और एमएलए थे बड़े बड़े और मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दबाव बनाया, तब जाके कहीं वीपी सिंह ने उसको लागू किया। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि आज भी पिछड़ा वर्ग के सरकार होने के बाद भी, कांग्रेस और बीजेपी की सरकार होने के बाद भी, उनमें पिछड़ा वर्ग के एमपी एमएलए होने के बाद भी उन्होंने पिछड़ा वर्ग के रिजर्वेशन के तहत उनकी बच्चों की नौकरियों की मांग पर कोई भी बात नहीं रखी संसद में, विधानसभाओं में। आज भी पिछड़ा वर्ग के जो युवा हैं, जो सरकारी नौकर हैं, महज 27% रिजर्वेशन होने के बाद भी महज 5% है। बाकी रिजर्वेशन पर अदर जनरल कास्ट के बच्चे जॉब कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज आप देख रहे हो कॉलोजियम सिस्टम, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे सरकारी बड़े बड़े विभाग हों, उनमें कॉलोजियम सिस्टम है। कॉलेज, डिग्री कॉलेज हैं, उनके कुलपति सभी जनरल कास्ट के बैठे पड़े, कब्जा है। प्रोफेसर हैं अधिकतर जनरल कास्ट के हैं, वहाँ पर भी कब्जा है। शिक्षा पर पूरा कब्जा है। ऊपर से अभी यही नहीं रुके, कांग्रेस ने क्या किया कि निजी अस्पताल और स्कूलों की भी नींव रखी, सरकारी विभागों में ठेकेदारी कर दी शुरू, और वहाँ तक ही नहीं रुके। बीजेपी सरकार ने तो कहना ही क्या, उन्होंने तो
देखा कि ये लोग नौकरियां ले लेते हैं, बराबर की हिस्सेदारी कर लेंगे, आर्थिक स्थिति से मजबूत हो जाएंगे, तो ये हमारी गुलामी नहीं करेंगे। तो उन्होंने जो सरकारी विभाग थे उनको निजी हाथों में ही देने का काम कर दिया। उन्होंने देखा कि कांसी राम ने ये गलत कर दिया, ये तो सबको जगा दिया, ये तो हमारी सरकार बनाते आते थे, इनके डेवलपमेंट का जो हिस्सा हम खाते आए थे। तो उनको तो ठीक नहीं लगा। उन्होंने लगा कि ये अब कांसी राम ने ये जो बहुजन समाज पार्टी बना ली है, इसमें सभी लोग आ जाएंगे। तो अब ये उन्होंने क्या किया कि इसको रिजर्वेशन सभी को मिल जाएंगे, सभी नौकरी कर लेंगे, फिर हमारा महत्व नहीं रहेगा। क्योंकि 85% जो लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग हैं, SC ST और माइनॉरिटी के लोग हैं, वह पावर में आ जाएंगे, पैसे में हो जाएंगे, एजुकेशन में हो जाएंगे, फिर वो हमारी पूछ नहीं रखेंगे, हमसे जी हजूरी नहीं करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब मैं इनकी जरी काट दूं। उन्होंने क्या किया, सीधा विभागों को ही निजी हाथों में सौंपने की शुरुआत कर दी। आज आप देख रहे हैं कोई भी विभाग शायद ऐसा हो जो निजी हाथों में ना सौंपा गया हो। आज आप देख रहे हैं फरीदाबाद का जो सरकारी हॉस्पिटल है, उस पर PPP प्राइवेट पार्टनरशिप करके एक बोर्ड लग गया है। अब वो कब बदल जाएगा, प्राइवेट अस्पताल में शुरुआत हो चुकी है, कब बदल जाएगा मुझे नहीं लगता। ये 2024 में भी कहीं ना कहीं सरकारी रह पाएगा। अगर 2024 में सरकार आती है BJP की, तो मुझे नहीं लगता कोई भी सुरक्षित। तो श्रीमान जी, मैं अब आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आज का दिन पिछड़ा वर्ग को जो रिजर्वेशन मिला था उनके लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन था। क्योंकि आज़ादी के बाद में उनको हक जो मिलता था, वैसे पिछड़ा वर्ग 52% है, लेकिन रिजर्वेशन 27% है। रिजर्वेशन, मेरा कहना है कि मेरा मानना है कि रिजर्वेशन कोई भीख नहीं है। ये लोग विरोध करते हैं, बोले कि रिजर्वेशन कोई 5 किलो कोटे पे मिलने वाला अनाज थोड़ी है, चावल थोड़ी है। देश के युवा, पिछड़ा वर्ग के युवा, SC समाज के युवा, माइनॉरिटी के युवा, जनरल कास्ट के वह युवा जो बहुत ही गरीब हैं, दयनीय स्थिति है, महिलाएं जिनको आज तक सम्मान नहीं मिल पाया है, वह राष्ट्र की सेवा करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं। क्या बुरा है? नहीं है ना। राष्ट्र की सेवा करके राष्ट्र में अपनी सेवा की हिस्सेदारी मांग रहे हैं। राष्ट्र को उन्नत बनाने में, राष्ट्र को शिक्षित करने में, राष्ट्र को डेवलप करने में। अगर राष्ट्र की सेवा करना कोई गलत काम है तो गलत काम ही कर लेना चाहिए। अगर बच्चे पालना, अपने आप को अच्छा भोजन देना अगर गलत काम है तो भी वो कर लेना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि आरक्षण रिजर्वेशन नहीं है, हिस्सेदारी है। देश सबका है तो हमारी भी हिस्सेदारी बनती है। OBC समाज की हिस्सेदारी बनती है। इसमें OBC समाज, पिछड़ा वर्ग समाज जितना है, उनको आज पूरे देश में रिजर्वेशन लागू होने के बाद भी उनके समाज के महज 5% युवा हैं। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आज BJP को सबसे बड़ा यही खटक रहा है, कांग्रेस को सबसे बड़ा यही खटक रहा है कि पिछड़ा वर्ग, जिन्होंने 70 साल तक, आज 75 वर्ष हो गए हैं, 40 साल तक कांग्रेस ने राज किया, बाकी BJP ने राज किया, और उनको उनका हक ही नहीं दे पाए कानूनन। उन्होंने कोई उनके बैंक का धन नहीं मांगा था जमा करके, उन्होंने खेत नहीं मांगे थे। क्या मांगा था? हम राष्ट्र की सेवा करके अपने बच्चों का भरण पोषण करना चाहते हैं। इसी में जलन है उनको। लेकिन हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग इतने
मतलब इतना कम सोचते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य का भी नहीं सोचते, और उन कांग्रेस और बीजेपी वालों को वोट देते चले आ रहे हैं। अब तीसरी पार्टी और आ गई, आम आदमी पार्टी, उसको वोट देते चले आ रहे हैं, और उनको वोट देना ही उनके बच्चों के पैरों में गुलामी की जंजीरें हैं। क्योंकि जिन्होंने आज़ाद देश के बाद ही उनके रिजर्वेशन के तहत जो कानूनन अधिकार दिया है, उनके बच्चों को नौकरी नहीं दी सरकारी विभागों में, तो वो भला आपके कैसे होंगे? जो बच्चों के भविष्य की बात है, आपके बच्चों से ही चलन रखते हैं वो, आप उनकी सरकारें बना रहे हो, आप उनको वोट दे रहे हो। जब हमारा करीब ये सब अगर मिला दे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो बहुजन समाज पार्टी का जनाधार होता है 90% होता है। 90% वोटर अगर इनमें कुछ लालची या वैसे भी हो जाए, वैसे लालची तो इनको नहीं होना चाहिए इतने समाज को, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य की बात करते हैं, और जो हमेशा ठगने, लूटने और राष्ट्र को बर्बाद करने की बात करते हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी जो करती चली आई है, उनको तो उनके तरफ तो सोचना, उनकी बात करना ही कहीं ना कहीं पाप होना चाहिए। लेकिन वह ना करके अपने जो बहुजन समाज पार्टी है इसको वोट देकर, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने ही पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन दिलाया था, एससी समाज को रिजर्वेशन दिलाया था बाबा साहब कांसीराम ने, तो बहुजन समाज पार्टी ही इनकी अपनी पार्टी है, और इनको वोट देकर अपनी सत्ता में खुद आकर, अब बहुजन समाज पार्टी किसी और की थोड़ी है, पिछड़ा वर्ग इन्हीं सब की पार्टी, इनकी अपनी पार्टी है, दूसरों की पार्टियों में न जाकर अपनी सत्ता, अपनी पार्टी को वोट देकर खुद MP MLA बनकर अपने समाज के युवाओं को नौकरियां और राष्ट्र में सरकारी फैक्ट्रियां, सरकारी विभागों को डेवलप करके, और देश विदेशों से अच्छे संबंध बनाकर राष्ट्र को उन्नत बना सकते हैं, और बनाने का काम करें। मेरी तो यही सभी से मंगल कामना है। तो साथियों, मेरा यही कहना होगा कि ये जो लोग हैं कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी वाले, इनमें अगर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये सोच के जाएं कि कल हमारे बच्चों के पैरों में बेड़ियां पड़ेंगी, ये निश्चित है, ये डाल देंगे। अभी तक डाल के रखी हैं, आज़ाद देश हो गया है, विदेशी लोगों ने सब सारी स्वीकृति दे दी है, लेकिन इन्होंने तुम्हारे बच्चों के बेड़ियां आज तक डाल रखी है। एससी समाज के रिजर्वेशन होने के बाद भी कांग्रेस और बीजेपी ने उनके लिए नौकरियों के दरवाजे नहीं खोले और ताला डालने का काम किया है। तो आप लोग सोच लीजिए, कई लोग कहते हैं हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, जब कलेक्टर SP बनने की बात आती है, और बच्चे किस लिए पढ़ा रहे हो? सब लोग अच्छे स्कूलों में 20-20 हज़ार सैलरियाँ बच्चों की फीसें दे रहे हैं, एडमिशन के 1-1 लाख रुपए डोनेशन दे रहे हैं स्कूलों में, लेकिन वो आगे करेंगे कहाँ? नौकरी कहाँ करेंगे? ठेकेदारी में, सरकारी विभागों में, नगर निगम में, हर जगह, बिजली विभाग में, हर जगह ठेकेदारी है। नौकरियाँ कहाँ करें? विदेशों में पैदा कर नौकरी करने के लिए आपने बच्चे पैदा किए थे क्या? मानता हूँ कि मजबूरी में जाना पड़ता है, जब देश में कुछ नहीं मिलता तभी विदेश में जाता है, अपनी माँ बाप, अपने परिवार, समाज, यार दोस्तों को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर कोई अगर देश में जाता है तो उसकी बहुत बड़ी मजबूरी होती है। शौकियन जाता है तो बात अलग है, चलो हमें विदेश में सेवा करनी है, विदेशियों की भी सेवा करनी है, लेकिन सबसे पहले अपने देश, अपने बच्चे, अपने जो पुरखे हैं और जो बूढ़े बुजुर्ग उनकी सेवा कर लो। वो बेचारे भूखे हैं, किसी के पास किताबें हैं तो पेन नहीं है, पेन है तो पेंसिल नहीं है, पेंसिल है तो बस्ता नहीं है, बस्ता है तो बैग नहीं है, और बैग है तो टेबल नहीं है, टेबल है तो पंखा नहीं है, पंखा है तो बिजली नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं अगर आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं राष्ट्र की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, देश की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और एकजुट होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जो बना दिया था बहुजन समाज पार्टी, कांसीराम जी ने, उन्होंने अपनी पार्टी नहीं बनाई, कांसीराम की पार्टी नहीं है वो, मायावती की पार्टी नहीं, मायावती ने और कांसीराम ने शादी नहीं की, उन्होंने पूरा समाज को ही अपना परिवार माना है। तो भैया जो आप लोग हो, आप लोगों की ही खुद की पार्टी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जय भीम, नमो बुद्धाय।
कि जागते रहिए और शिक्षित रहिए और समझ अच्छी रखिए और अपने देश को अपने हाथों में चलाने का हुनर रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।